हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और आज की कक्षा में हम अध्याय नंबर 4 को पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 4 का जो नाम है वो है आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो चतुर्थ चरण है, कौन सा चरण? चतुर्थ चरण है, उसे आधुनिक काल नाम दिया गया है। इसका जो समय है वह 1850 ईस्वी से अब तक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी इसका समय पूछ लिया जाता है, क्योंकि आधुनिक काल की जो समय सीमा है वह अत्यंत विवादित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी 1843 ईस्वी से 1927 ईस्वी आधुनिक काल की समय सीमा मानते हैं। आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा को लेकर के 3 मत प्रचलित हैं। कौन से 3 मत प्रचलित हैं? पहला मत है 1850 ईस्वी से प्रारंभ हुआ आधुनिक काल। दूसरा मत है 1857 ईस्वी से प्रारंभ हुआ आधुनिक काल। और तीसरा मत है 1868 ईस्वी से प्रारंभ हुआ आधुनिक काल। आधुनिक काल 1850 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। इसके अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म है, उस वजह से आधुनिक काल का प्रारंभ 1850 ईस्वी माना जाता है। 1857 ईस्वी से प्रारंभ क्यों माना जाता है? क्योंकि इस वर्ष भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसके कारण कवियों और लेखकों को लेखन के लिए एक नई विचारधारा प्राप्त हुई थी। अतः नगेंद्र जैसे इतिहासकार इसी वर्ष से आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं। अब देखिए 1868 से कौन मानते हैं? 1868 से मानने का कारण क्या है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी जो सर्वप्रथम पत्रिका है कवि वचन सुधा, उसका जो प्रकाशन वर्ष है उस पत्रिका का 1868 ईस्वी में वह निकली थी। इस पत्रिका के माध्यम से हिंदी के एक नए युग की शुरुआत हुई थी। इस वजह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जैसे इतिहासकार इसी वर्ष से आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं। तो 3 मत आधुनिक काल की समय सीमा को लेकर के प्रचलित हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आधुनिकता शब्द है, आधुनिकता जो शब्द है वह डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि मध्यकाल से भिन्नता और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण है, वह आधुनिकता शब्द को परिभाषित करता है। ये डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। आधुनिक काल को हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा स्वर्ण काल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जन चेतना और जागरूकता का जितना सशक्त स्वर आधुनिक युग के साहित्य में मुखरित हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। तो अगर हम आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण काल कहते हैं, तो पहला स्वर्ण काल किस काल को कहते हैं? भक्ति काल को कहते हैं। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने यह कहा है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, प्रथम ना दे करके केवल स्वर्ण काल पूछा जाता है, तो हम कहेंगे भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे कहा है। और हिंदी साहित्य का दूसरा जो स्वर्ण काल है वह आधुनिक काल को कहते हैं। क्यों? क्योंकि जन चेतना और जागरूकता का सशक्त स्वर हमें आधुनिक युग के साहित्य में देखने को मिलता है। आधुनिक काल के नामकरण को लेकर के भी कई विवाद हैं। कुछ इतिहासकार इसे आधुनिक काल नाम देते हैं, तो कुछ इसे गद्य काल नाम देते हैं, तो कुछ इसे साहित्य काल नाम देते हैं। 2-3 प्रश्न मुख्यतः पूछे जाते हैं। एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पूछा जाता है कि इन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है। पूछ लिया जाता है कि आधुनिक काल को गद्य काल नाम देने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मिश्रबंधु आधुनिक काल को नाम देते हैं। मिश्रबंधु आधुनिक काल को नाम देते हैं वर्तमान काल। ये 2-3 नाम आप ध्यान रखेंगे। वर्तमान काल मिश्रबंधु देते हैं। और ध्यान रखेंगे रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 इतिहासकार हैं। रामकुमार वर्मा याद रखेंगे, रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये जो तीनों इतिहासकार हैं ये आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम देते हैं।
ठीक इसी प्रकार पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ इसे साहित्यकाल नाम देते हैं, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। पर आप ये ध्यान रखेंगे कि आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा है, मिश्र बंधुओं ने इसे वर्तमान काल कहा है, और रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम दिया है। आधुनिक काल का जो उपविभाजन है वह डॉक्टर नगेंद्र और अन्य इतिहासकारों के द्वारा किया गया है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, और उसकी जो समय सीमा है वह भी उचित है। आधुनिक काल का जो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो वर्गीकरण है वो ठीक इस प्रकार है। आप देखिए, पहला इन्होंने कहा पुनर्जागरण काल, ये इन्होंने भारतेंदु युग को कहा। ये 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। दूसरा इन्होंने नामकरण किया जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी युग कहा जाता है। इसका समय 1900 से 1920 ईस्वी तक माना जाता है। तीसरा इन्होंने नाम दिया छायावाद काल, जिसे प्रसाद पंत निराला युग कहते हैं, और इसका समय 1920 से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। चौथा इन्होंने नाम दिया प्रगतिवाद काल, इसे साम्यवादी युग कहा जाता है, और इसका समय 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक माना जाता है। पांचवा इन्होंने नाम दिया प्रयोगवाद काल, जिसे नई कविता युग कहा जाता है। प्रयोगवाद काल पांचवा नाम दिया, जिसे तार सप्तक या अज्ञेय युग कहा जाता है, और इसका जो समय है यह 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक माना जाता है। और छठवां इन्होंने दिया नवलेखन काल, नई कविता युग, जो 1953 से अब तक चली आ रही है। तो छह जो इन्होंने विभाजन किए हैं, पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावादी काल, प्रगतिवादी काल, प्रयोगवादी और नवलेखन काल, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। बच्चन सिंह ने आधुनिक काल का विभाजन 3 भागों में किया है, नवजागरण युग, स्वच्छंदता युग और उत्तर स्वच्छंदता युग। तो आइए देखते हैं पुस्तक हमें आधुनिक काल के विषय में क्या कह रही है। पूर्वाभास में आधुनिक काल के विषय में दिया हुआ है। आधुनिक युग के पूर्व गद्य का उल्लेख और महत्व नगण्य है। आधुनिक युग के पूर्व में गद्य का जो महत्व है वह नगण्य था। आधुनिक काल में गद्य का महत्व बढ़ गया। तो अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि आधुनिक काल की कौन सी विशेषता नहीं है। तो क्या गद्य का महत्व बढ़ गया था? बिल्कुल। आधुनिक युग से पूर्व क्या गद्य का महत्व नगण्य था? यह भी सही है। गद्य का संबंध वैचारिकता से है, सही है। आधुनिकता इस काल में गद्य में नहीं पद्य में भी व्यक्त हुई है, अर्थात आधुनिकता जो है वह न केवल गद्य में अपितु पद्य में भी हमें दिखाई देती है। भारतेंदु युग के बाद की कविता पर गद्यात्मक दबाव है। आजकल तो कविता की भाषा लगभग गद्य हो गई है। आजकल कविता की भाषा कैसे हो गई है? गद्य की तरह हो गई है। गद्यात्मकता का दबाव भारतेंदु युग से प्रारंभ हो गया था। तो गद्यात्मकता का दबाव अगर पूछा जाता है कि गद्यात्मकता का दबाव किस युग से प्रारंभ हो गया था, तो भारतेंदु युग से। आधुनिक युग में निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, आलोचना आदि गद्य की विधाएं हैं। रीतिकालीन कविता में रीति, लय, संगीतात्मकता इत्यादि पर ध्यान दिया गया है। खड़ी बोली गद्य का विकास कैसे हुआ? मुगल शासनकाल के अंतिम दौर में खड़ी बोली गद्य को फारसी रंग में ढालने का प्रयास हुआ था। यह स्वाभाविक था। सामान्य से ऊपर उठा हुआ और उठने का आकांक्षी व्यक्ति या समुदाय जीवन के अनेक क्षेत्रों में उच्च वर्ग का अनुकरण करता है। भाषा से सामाजिक स्थिति को प्रकट करने का काम लिया जाता है। जैसे आजकल लोग बोलते समय बीच बीच में अंग्रेजी शब्दों या वाक्यों का व्यवहार करते हैं, वैसे ही उस काल में यानी मुगल काल में लोग फारसी का करते होंगे। इससे खड़ी बोली की देसी शैली के समानांतर फारसी शब्दावली वाली उर्दू शैली का जन्म हुआ। उर्दू शैली के विकास का कारण धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक और प्रशासनिक था। 1803 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, यहाँ से सर्वाधिक प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बनाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। 1803 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदी और उर्दू दोनों में गद्य पुस्तकें तैयार की। इसी कॉलेज के लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा।
इसके 2 वर्ष पूर्व मुंशी सदाशुकलाल ने ज्ञानोपदेश की एक पुस्तक और उर्दू के प्रसिद्ध कवि इंसाल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखी। यह काम 1803 ईस्वी के आसपास हुआ। ये तीनों आधुनिक खड़ी बोली के प्रारंभिक लेखक माने जाते हैं। इनका संक्षिप्त परिचय आगे दिया जा रहा है। ये जो है ये 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली गद्य का प्रवर्तन करने वाले 4 लेखक हैं। यहाँ से हिंदी की लगभग प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न यह भी बनाकर पूछ लिया जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित कौन कौन से लेखक थे। तो जो सदल मिश्र, एक नाम आता है सदल मिश्र और एक नाम आता है लल्लू लाल। तो सदल और लल्लू और सदल ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थी। सदल मिश्र का जो नासिक के तोपाख्यान और लल्लू लाल का प्रेम सागर, तो फोर्ट विलियम कॉलेज से ये दोनों संबंधित थे। और अन्य दो लेखक थे वह मुंशी सदासुखलाल नियाज़ का सुख सागर और सैयद इंसाल्लाह खां का रानी केतकी की कहानी। इस कहानी को उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। बार बार ये परीक्षा में रिपीट होते हैं ये प्रश्न। खड़ी बोली हिंदी का एक अन्य नाम कोरवी भी है और उदंत मार्तन में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा भी कहा गया है। खड़ी बोली की यहाँ हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दे रहे हैं कि खड़ी बोली को कोरवी भी कहते हैं और मध्य देशीय भाषा भी कहते हैं। खड़ी बोली गद्य रचना के प्रवर्तन व विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली जो संस्था है उसका नाम पूछा जा सकता है फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता, स्थापना वर्ष 1800 ईस्वी। तो ध्यान रखेंगे सभी तथ्य। इन 4 लेखकों में मुंशी सदासुखलाल नियाज़ का गद्य अधिक व्यवस्थित और व्यवहार उपयोगी था। ये आगे आपको प्रश्न बनाकर बता दिया जाएगा, आगे आ भी जाएगा कि सबसे अधिक जो गद्य है व्यवस्थित और व्यवहार उपयोगी किसका था, सदासुखलाल नियाज़ का, जिसकी कौन सी कृति हमने आपको अभी बताई, सुख सागर। इनकी भाषा अन्य तीनों लेखकों की तुलना में मानक हिंदी के अधिक निकट थी। सदा सुख अर्थात सदा जो सुखी रहते थे वो व्यवस्थित भी थे, व्यवहार के उपयोगी भी थे और मानक हिंदी का प्रयोग भी करते थे। ये ध्यान रखेंगे कि सदा सुखी रहने वाला व्यक्ति मानक हिंदी का प्रयोग करता है और व्यवस्थित और व्यवहार उपयोगी प्रयोग करता है। हिंदी के लिए खड़ी बोली नामकरण सबसे पहले किसने दिया, मुंशी लल्लूलाल, जिसकी कौन सी रचना हमने बताई, प्रेम सागर। तो ये प्रश्न भी आपसे बनाकर पूछा जा सकता है। खड़ी बोली का नामकरण सबसे पहले लल्लूलाल ने प्रेम सागर में और गिलक्रास्ट ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा कहा है। इन सभी तथ्यों को आप एक अच्छे से डायरी में नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे कि टकसाली भाषा खड़ी बोली को कौन कहते हैं, तो गिलक्रास्ट। अब हम बारी बारी से इन 4 लेखकों का अध्ययन करते हैं। मुंशी सदासुखलाल नियाज़, अभी हमने बात की मुंशी सदासुखलाल नियाज़ की, जिन्होंने गद्य को सबसे अधिक व्यवस्थित और व्यवहार उपयोगी माना है और इनकी भाषा तीनों लेखकों की तुलना में मानक हिंदी के अधिक निकट देखने को मिलती है। ये दिल्ली के रहने वाले थे और उर्दू फारसी के लेखक भी थे। इन्होंने सुख सागर लिखा और एक ज्ञानोपदेश देने वाली पुस्तक लिखी जिसकी भाषा सहज और प्रवाहमयी है। पुस्तक कौन सी लिखी इन्होंने, सदासुखलाल ने सुख सागर। इनकी खड़ी बोली के गद्य पर कथावाचकों तथा पंडितों की शैली का प्रभाव है, किंतु इससे उनकी भाषा की सहजता नष्ट नहीं हुई है। तो एक तरफ आपको दे दिया जाता है कि इनकी जो भाषा है, इनका जो गद्य है वह व्यवस्थित है और व्यवहार उपयोगी है। इनकी जो भाषा है वह मानक हिंदी के अधिक निकट है, या यूँ कहें कि इनकी जो गद्य की भाषा है, खड़ी बोली के गद्य की भाषा है, उस पर कथावाचकों और पंडितों की शैली का अत्यधिक प्रभाव है और उनकी भाषा में चमत्कार आ गया है। तो ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि इन सब का प्रभाव अवश्य था, किंतु इनकी भाषा फिर भी सहज बनी हुई थी। अब देखते हैं इंसाल्लाह खां के विषय में। इंसाल्लाह खां उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी लिखी है। इनकी भाषा चटकीली और मुहावरेदार है, अर्थात इंसा की भाषा कैसी है, चटकीली है और मुहावरेदार है। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। उन दिनों किस्सा गोई की कला काफ़ी प्रचलित थी। इंसाल्लाह खां
गद्य की शैली का इन पर प्रभाव है। भाषा तो इनकी नगरों की है किंतु शैली अलंकृत या चुलबुली है। अब ये प्रश्न बनाकर आपसे पूछा जा सकता है कि भाषा तो इनकी नगरों की है किंतु शैली अलंकृत और चुलबुली है। यह किस लेखक के विषय में, गद्य के प्रवर्तन के विषय में किस लेखक के विषय में बात कही गई है? तो इंशाल्लाह खां के विषय में। बीच बीच में पद्य जैसी तुकबंदी उन दिनों के उर्दू गद्य लेखन में मिलती है, वह लल्लू लाल के यहाँ भी और इंशाल्लाह खां के यहाँ भी मिलती है। उदाहरण के लिए पंक्ति देखिए, यह कैसी चाहत जिसमें लहू बरसने लगा और अच्छी बातों को जी तरसने लगा। ये किसकी है? इंशाल्लाह खां की। अब देखते हैं लल्लू लाल जी के विषय में। लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा। इनकी जो रचना है वह याद रखेंगे, प्रेम सागर। लल्लू लाल और सदल मिश्र दो जो लेखक हैं वह फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे, याद रखेंगे। अरबी फारसी के शब्दों का इन्होंने अपने गद्य से बहिष्कार किया है। भाषा की सजावट प्रेम सागर में पूरी है। विरामों पर तुकबंदी के अतिरिक्त वर्णनों में वाक्य भी बड़े बड़े आए हैं और अनुप्रास भी अत्र तत्र है। मुहावरों का प्रयोग कम है, मुहावरों का प्रयोग इन्होंने कम किया है। सदल मिश्र 19वीं सदी का प्रारंभ इनका समय माना जाता है। इन्होंने भी लल्लू लाल जी की तरह फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए खड़ी बोली में गद्य पुस्तकें तैयार की हैं। इन्होंने भी लल्लू लाल जी की तरह फोर्ट विलियम कॉलेज, तो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित कौन कौन से हो गए? सदल मिश्र और सदल और लल्लू। पुस्तक का नाम है नासिक के तोपाख्यान। इनकी भाषा में पूर्वीपन है। अब फिर आपसे प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि इनकी भाषा में पूर्वीपन है किस लेखक के विषय में कहा गया है? तो सदल मिश्र के विषय में। ये आरा बिहार के रहने वाले थे। इनकी भाषा बहुत कुछ व्यवहार उपयोगी थी। खड़ी बोली गद्य के इन चारों प्रारंभिक लेखकों में मुंशी सदा सुखलाल नियाज का गद्य अधिक व्यवस्थित और व्यवहार उपयोगी है। अभी बात कर चुके हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लेंगे कि इनका जो गद्य है सबसे अधिक व्यवस्थित और व्यवहार उपयोगी था। रामप्रसाद निरंजनी के भाषा योग वशिष्ठ की ही परंपरा में उनका गद्य है। आगे देखिए, गद्य का विकास करने में ईसाई मिशनरियों, शिक्षा के प्रसार के लिए लिखी गई पुस्तकों, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और वैचारिकता को प्रकट करने और आगे बढ़ाने वाली पत्र पत्रिकाओं का हाथ रहा है। गद्य के विकास की यहाँ बात हो रही है और गद्य छापाखानों के बिना इतनी अधिक संख्या में पुस्तकें मुद्रित नहीं हो सकती थी। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशित होने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अंग्रेजी की शिक्षा के प्रसार के साथ साथ हिंदी उर्दू की भी पढ़ाई व्यवस्था सरकार ने की। इसके लिए पुस्तकों के प्रकाशन की भी व्यवस्था की गई। 1833 ईस्वी के आसपास आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसने कथासार नामक पुस्तक प्रकाशित की। कथासार मार्शमैन के प्राचीन इतिहास का अनुवाद था। कथासार किसका अनुवाद था? मार्शमैन की प्राचीन इतिहास का। 1840 ईस्वी में भूगोलसार और 1827 ईस्वी में रसायन प्रकाश छपा। इस तरह हिंदी गद्य में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। ईसाई धर्म के प्रचार का प्रभाव हिंदू जनता पर पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में हिंदू जनता को उस प्रभाव से बचाने का उद्यम होना अनिवार्य था। इस तरह हिंदी गद्य में धार्मिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति का प्रारंभ हुआ। बंगाल में राजा राम मोहन राय इस कार्य में आगे बढ़े। 1815 ईस्वी में उन्होंने वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में अनुवाद किया। किसका किया हिंदी गद्य में अनुवाद? वेदांत सूत्र का राम मोहन राय ने। 1829 में उन्होंने हिंदी में बंगदूत नामक पत्र निकाला। तो बंगदूत किस भाषा में निकाला? हिंदी में। इसके 3 वर्ष पहले 1826 ईस्वी में, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, नोट कीजिएगा। 1826 ईस्वी में कानपुर के पंडित जुगल किशोर ने हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड वार्तन कलकत्ता से निकाला। यह विचित्र संयोग था कि हिंदी के प्रारंभिक समाचार पत्र हिंदी के क्षेत्र में नहीं, उनके बाहर कलकत्ता से निकले, जहां राजा राम मोहन राय जैसे महान देशभक्त समाज सुधारक ने हिंदी गद्य का अखिल भारतीय महत्व समझा। हमें हिंदी के प्रथम समाचार पत्र के गद्य का यह नमूना देख लेना चाहिए। ये जो नमूना है, यह जो उदाहरण है, यह उद्दंड वार्तन का है, जो हिंदी गद्य का प्रथम समाचार पत्र है। यह उद्दंड वार्तन अब पहले पहल हिंदुस्तानियों के हित के हेत जो आज तक किसी ने नहीं चलाया, पर अंग्रेजी
ओ फारसी ओ बंगाल में जो समाचार का कागज़ छपता है उसका सुख उन बोलियों के जाने पढ़ने वालों को ही होता है। समाचार पत्रों की भाषा यथासंभव रूढ़ियों से मुक्त और व्यवहार उपयोगी होती है। वह तत्कालिकता की अभिव्यक्ति करती है। उदंड मार्तंड की भाषा इन गुणों को ग्रहण करने लगती है। कौन से गुणों को? कि ये रूढ़ियों से मुक्त होना और तात्कालिकता की अभिव्यक्ति देना। अब ये जो समाचार पत्र हैं इनका क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है कि पहले कौन सा था, पूछा भी जाता है परीक्षा में कई बार। समाचार पत्रों का क्रम आपसे पूछ लिया जाता है। 1845 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी से बनारस अखबार, इसकी लिपि देवनागरी थी, तो जो बनारस अखबार है उसकी लिपि देवनागरी थी और यह काशी से निकलता था सितारे हिंद के द्वारा 1845 ईस्वी में। समय याद रखेंगे, क्रम से लगाने में यह आपकी मदद करेगा। फिर 1850 ईस्वी में सुधाकर निकाला, बनारस से ही सुधाकर निकाला। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1860 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी निकाला। तो पहले कौन सा आ गया? बनारस, फिर सुधाकर, प्रजा हितैषी। इसके बाद 1863 में लोकमित्र आगरा से निकला। फिर 1867 में नवीन चंद्र ने ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। आशय यह है कि हिंदी के क्षेत्र में वैचारिकता विविधता का रूप पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सामने आया। अर्थात जो वैचारिकता है वह किसके माध्यम से सामने आई? पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। इससे हिंदी जीवन व्यवहार की भाषा के रूप में तेजी से विकसित होने लगी। 1837 ईस्वी में संयुक्त प्रांत, अब उत्तर प्रदेश जिसे हम कहेंगे, के सब दफ्तरों की भाषा उर्दू कर दी गई। इसका प्रभाव यह पड़ा कि शिक्षित होने का अर्थ हो गया उर्दू दा होना। हिंदी केवल धर्म कथा, पुराण आदि को सुनने सुनाने और स्त्रियों के लिए व्रत त्योहार की भाषा बनकर रह गई। उर्दू के समर्थक गारसद अत्तासी और सर सैयद अहमद ने बहुत प्रयास किया। तो अगर हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने वाले गारसद अत्तासी की, तो किसका समर्थन करते हुए पाए गए? उर्दू का समर्थन इन्होंने किया। इसके साथ सैयद अहमद ने भी। हिंदी के लिए उद्योग करने वालों में फ्रेडरिक पिनकोट का नाम सदैव स्मरणीय रहेगा। तो ये जो नाम है वह एकमात्र अंग्रेज व्यक्ति है जिन्होंने हिंदी का समर्थन किया। उनका नाम फ्रेडरिक पिनकोट हमेशा स्मरणीय रहेगा, जिन्होंने हिंदी का समर्थन किया है। शिक्षा विभाग के अधिकारी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद प्रारंभ में हिंदी के समर्थक थे, किंतु बाद में उर्दू के हिमायती हो गए। इस युग में राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम के गद्य अनुवाद द्वारा हिंदी का साधु रूप सामने लाकर उसका पक्ष सुदृढ़ किया। पंजाब के पंडित श्रद्धाराम फुलेरी ने 1863 ईस्वी के आसपास अपने पांडित्यपूर्ण एवं निर्भीक व्याख्यानों और लेखों से हिंदी को बहुत सहारा दिया। एक बार दोबारा देखिए, पंडित श्रद्धाराम फुलेरी 1863 ईस्वी के आसपास अपने पांडित्यपूर्ण एवं निर्भीक व्याख्यानों और लेखों से हिंदी को बहुत सहारा दिया। इनका भाग्यवती 1867 ईस्वी नामक उपन्यास हिंदी के प्रथम उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो आप ध्यान रखेंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित लेखकों को प्रमुख 4 जो लेखक हैं वो कहाँ के रहने वाले थे, कौन कौन सी रचनाएं उन्होंने लिखी, किस भाषा में लिखी, और उनकी जो रचना है वह कौन कौन सी थी। इसके साथ ही याद रखेंगे खड़ी बाहुली को टकसाली किसने कहा? गिलक्रास्टन ने कहा। किसने सबसे अधिक तीनों लेखकों में मानक हिंदी का प्रयोग किया है? तो सदासुखलाल नियाज़ ने। किसका जो गद्य है वह व्यवस्थित और व्यवहारोपयोगी था? सदासुखलाल नियाज़ का। इंसान खां की रानी केतकी की कहानी, मुंशी सदासुखलाल की सुख सागर, सदल मिश्र की नासिक के तोपाख्यान और लल्लूलाल का प्रेम सागर, सभी रचनाएं याद रखेंगे। हिंदी के लिए खड़ी बोली नामकरण सबसे पहले लल्लूलाल ने प्रेम सागर में किया। एक और महत्वपूर्ण बात आप याद रखेंगे, कविता में ब्रजभाषा के स्थान पर जब खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया जाने का एक सशक्त आंदोलन चलाया, वह आंदोलन चलाया था किसने? अयोध्या प्रसाद खत्री ने चलाया था। ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का जो आंदोलन है, किसमें? कविता में। इन्होंने सन
87 ईस्वी में खड़ी बोली पद्य शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसके द्वारा इस आंदोलन का प्रवर्तन हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस आंदोलन में अपूर्व सहयोग प्रदान किया था। तो ये सभी तथ्य आप ध्यान रखेंगे। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को हटिया मूर्ख कहकर पुकारा है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो आप याद रखेंगे। इसके साथ ही साथ जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं और आधुनिक काल का आगे जो अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही।